नमस्कार दोस्तों। आज सीटेट का 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ेंगे। इसके पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा संसाधन के रूप में। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञानात्मक और व्यवहारिक लाभ हैं। इस प्रकार का ज्ञान अध्यापन और शिक्षण का अद्भुत साधन है। प्रत्येक शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान और कौशल की प्रशंसा, प्रचार और उसे निखारने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं। इसमें हो जाएगा उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आगे है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों के चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां उसे पहले से ज़्यादा विचारशील बनाती है। शिक्षक भी शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों एवं त्रुटियों को समझकर भूल समस्या का समाधान कर सकता है, जो शिक्षार्थियों के चिंतन स्तर को प्रभावी भूमिका प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो नन्हे वैज्ञानिक कहे थे पियाजे ने। आगे है इसमें, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आत्मसात की प्रक्रिया को पियाजे ने जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा है। समंजन आत्मसात प्रक्रिया की पूरक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा किसी नई वस्तु को अपने ज्ञान भंडार में लाने के लिए उस वस्तु के स्वरूप को परिवर्तित ही नहीं करता, बल्कि पूर्व अनुभवों के साथ नए अनुभवों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है जिसमें दोनों पूर्व एवं नए अनुभव साथ साथ रह सके। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा नीति का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षार्थियों या बालकों को लक्ष्य कर बनाई गई नीति को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा नीति प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, जो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो ये हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रियाओं द्वारा जो परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं उससे बालक के अनुभवों का विस्तार होता है और वे नए ज्ञान को अर्जित करते हैं। विषयों या कार्य में जटिल परिस्थितियां आने पर शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बच्चों को उसे करने को कहे। ऐसा करने से बच्चे सरलता से जटिल प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। इसमें हो जाएगा समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अगला प्रश्न है, आगे इसकी पहले व्याख्या है, कोई बालक तब बहुत तेजी से किसी पदार्थ या वस्तु का अर्थ बता सकता है जब वह उसे ज़्यादा दोहराता है। सीखने की यह विधि दोहराव या रटने की शिक्षा कहलाती है। दोहराव या रटना शिक्षण प्रणाली में समस्यात्मक है,
क्योंकि इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाता कि वह कोई ज्ञान सीखकर उसके अन्य मौलिक भेदों का पता लगा सके। अगला है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र होता है, तो हो जाएगा बेहतर होता है। आगे इसमें शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण वक्र कहा जाता है। शिक्षण वक्र एक ऐसा वक्र है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास का प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। अतः जब शिक्षार्थियों को समूह परिचर्चा में चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। अगला है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है, तो ये हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, तो विकास के लिए कौन सा उचित है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आगे है, रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। पियाजे की तरह ही वाइगोस्की भी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं किंतु इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अगला है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो ये हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। आगे इसकी व्याख्या है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। सभी का बौद्धिक स्तर, रुचियाँ, अभिवृत्ति, योग्यताएं, आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। अगला है, बच्चे के समाजीकरण परिवार में किसका मुख्य भूमिका निभाता है, तो हो जाएगा मुख्य भूमिका निभाता है। तो बच्चे समाजीकरण में परिवार जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन प्रयत्न चलती रहती है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। आगे है, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे में संगठित संपूर्णता के साथ अपने अनुभवों को क्रमबद्ध करने तथा जोड़ने की मानसिक योग्यता विकसित हो जाती है। यह मूर्त संबंधों के बारे में चिंतन करने लगता है, अपने व्यवहारों को परिणामों के साथ जोड़ने लगता है। आगे है इसमें, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो ये हो जाएगा कार्य और कारण को। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है, तो इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। आगे इसमें पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आगे है इसमें समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की बार बार प्रयास करना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों में स्वयं समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो जाए। दिए गए विकल्पों में अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अगला है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो ये हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? तो ये हो जाएगा नैतिक विकास के चरण, 3 चरण दिए थे। इसमें देख लेते हैं नैतिकता यह एक नियम है जो समाज के नियमों के अनुसार होते हैं, अतः नैतिकता समाज और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोहल वर्ग ने इस सिद्धांत की 3 चरण दिए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है परंपरागत अवस्था और 3 है उत्तर परंपरागत अवस्था। आगे है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसमें हो जाएगा एक कक्षा जिसमें भी शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। व्याख्या इसकी बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। कक्षा में शिक्षिका द्वारा समूहों में बैठे प्रत्येक छात्र के पास जाकर चर्चा करना बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है बुद्धि है। तो बुद्धि कैसा है? तो ये हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। आगे है इसमें वेसलर के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुच्चय है। बुद्धि एक व्यक्ति की प्रयोजन पूर्वक कार्य करने, तर्कपूर्ण सोचने और अपने पर्यावरण से भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय या ध्रुवीय योग्यता है। आगे है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा कैसा होता है? तो अति संवेदनशील। भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। अगला प्रश्न है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। ये किस चीज़ का टिप्पणी है? ये हो जाएगा लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। अगला है आकलन। आकलन क्या है? तो इसमें हो जाएगा आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम में आकलन को सुधार का एक तरीका मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का कौन सा हो जाएगा? तो इसमें होगा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे ही समावेशन शिक्षा कहते हैं। आगे है इसमें समावेशी शिक्षा अथवा समावेशन की उक्ति सबके लिए सामान्य स्कूल में शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट करती है। यह भावना विश्वासों का एक ऐसा प्रतिमान है जो एक सार्वभौमिक समाज में निर्माण एवं विकास का उद्देश्य रखता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जगह हो। अगला प्रश्न है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए।
तो इसमें हो जाएगा उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा का प्रावधान किया गया है तथा वंचित वर्ग के विकास की बात कही गई है। शिक्षक को चाहिए कि वो वंचित वर्ग के बच्चों के बारे में पता लगाकर उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, जिससे वंचित वर्ग के बालकों का मानसिक, सांवेगिक एवं शारीरिक विकास हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? इसमें हो जाएगा बी को डी और वाज को सा लिखना, 21 को 12 लिखना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इसमें है बी को डी, WAS को लिख देता है SAW और 21 को 12 लिखना बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। बौद्धिक रूप से इस वर्ग के बच्चे अन्य बच्चों के समान होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का मानसिक पिछड़ापन नहीं होता है, न ही दृष्टि दोष, श्रवण दोष होता है, परंतु उन्हें पढ़ने लिखने, वर्तनी की शुद्धता तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई आती है। यह मनोवैज्ञानिक कारणों का परिणाम है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आंशिक दृष्टि दोष से प्रभावित बच्चे को विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखना है तो सीखना क्या है? तो ये हो जाएगा, तो सीखना है तो सीखना क्या है? तो ये हो जाएगा, सीखने वाले संवेग से प्रभावित होता है। अनुभूति एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिमार्जन को सीखना कहते हैं। सीखना सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आगे व्याख्या है, कक्षा में छात्रों के बीच शिक्षिका को स्पष्ट एवं शाश्वत करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। तदुपरांत उस पर सामूहिक चर्चा हेतु छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। स्पष्ट व्याख्या से छात्रों में अवधारणात्मक चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। आगे है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है कि शिक्षक कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों के बीच उनके अब तक के ज्ञान का अनुभव के बारे में खेल खेल में जानकारी प्राप्त कर उनसे प्रश्न पूछता है एवं उनसे उनके बारे में अपने विचार रखने को कहता है। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अपनी रुचि से। आगे है, इसमें सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्तिगत रुचि से उत्पन्न होती है, अतः बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सृजनात्मकता के कारण बच्चों के कार्यों में मौलिकता, नवीनता, विलक्षणता तथा चिंतन प्रवाह के गुण पाए जाते हैं। अगला है 2016 का पेपर जो सितंबर में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो ये हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रमुख बल सहयोगात्मक समस्या समाधान पर है।
इसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार तथा अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उनके द्वारा पूर्व में अपनी कक्षा में अवलोकित किया गया है। अतः वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को अपनाना जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला है, व्याख्या इसकी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करना तथा उनके दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। प्रत्येक बालक को जब यह लगता है कि वह महत्वपूर्ण है तथा उनके विचारों को महत्व दिया जा रहा है तो उसके अधिगम कौशल में अधिक निपुणता आती है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक भी होता है प्राप्त होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन का उद्देश्य बालकों की अभिव्यक्ति क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि को मापन करना होता है। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो हो जाएगा सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम इसमें हो जाएगा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के विभिन्न भेद होते हैं, ऐसे बच्चों में शामिल है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में हो जाएगा बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशील बालक तथा मंदबुद्धि बालक, शैक्षिक दृष्टि से तो तीव्र बालक तथा पिछड़े बालक, शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक, दृष्टिकोण से युक्त बालक और विकलांग बच्चे। समस्यात्मक दृष्टि से हो जाएगा सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक तथा संवेदनात्मक और संतुलन बालक। ऐसे सभी विशिष्ट बालक शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु तथा धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। आगे है इसमें विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों की युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है तो ये हो जाएगा सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अनुभव को बढ़ाती है, क्योंकि बच्चे अपने सहपाठियों से अनेक कौशल सीखते हैं। उनमें सृजनशीलता की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसमें शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट
आवश्यकता वाले बच्चों में सुनने की असमर्थ बच्चे, कम सुनने वाले बच्चे, अंधे बालक, दृष्टिकोण से युक्त बालक तथा वाणी दोष वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को यदि उपयुक्त सुविधा एवं साधन उपलब्ध कराया जाए तो ऐसे बच्चे नियमित विद्यालय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रतिभावान बच्चों को वर्गीकृत किया है। जैसे टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली कहा है, जबकि डनलप ने 132 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली माना है। प्रतिभावान विद्यार्थी की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे इनमें पढ़ने लिखने में रुचि होती है, कठिन विषयों में रुचि, शब्द भंडार व्यापक, समस्याओं का समाधान तीव्र गति से करते हैं तथा इनमें मानसिक क्रियाओं तर्क चिंतन, निर्णय स्मरण करने की योग्यता अधिक होती है। इसलिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण न हो तो ऐसे बच्चे कम प्रेरित अनुभव करते हैं और उब जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ा सकती है, इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़कर उस पाठ को आसानी से और रुचिपूर्वक ढंग से छात्रों को सिखाया जाता है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें बताना है। तो ये है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, तो बच्चे समस्या समाधान करता है, ये बी ऑप्शन सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, तो बच्चे को वैज्ञानिक भी माना गया है, तो बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और डी है, बच्चे पर्यावरण की सक्रिय अन्वेषक हैं, तो इसमें डी भी सही हो जाएगा। तो बी सी डी, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, बच्चे आसपास की परिस्थितियों से सीखते हैं तथा अधिगम को उनके जीवन से जोड़ने पर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों में समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक का गुण भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो ये हो जाएगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षक बालकों के समकक्ष उदाहरण के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को बच्चे के जीवन से जोड़ता है, जिससे अपने वांछनीय संवेगों का विकास होता है। बच्चों में खुले प्रश्नों का विचार करने जैसी प्रविधि के माध्यम से तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने से उनमें आत्म प्रेरणा का विकास होता है और उनमें सीखने की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे तो जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। आगे है इसमें, बच्चे विभिन्न विधियों और विभिन्न क्रियाकलापों से सीखते हैं। जिस कक्षा में बच्चों के विचार को सुना जाएगा तथा खुले प्रश्नों पर उनके विचार आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ बच्चों में क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे
उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करेंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या चलता है? तो क्या हो जाएगा? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। ये गलत है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बी ऑप्शन सही है। अगला है, बच्चे में अपने अनुभव बताने के लिए भाषा की कुछ उपकरणों का भी विकास हो गया है। तो सी भी सही है। तो इसमें हो जाएगा बी और सी। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं तथा उन्हीं परिस्थितियों में उनका सामाजिकरण होता है। विभिन्न प्रत्ययों का विकास समाज के माध्यम से ही बच्चों में होता है, न कि वो स्मृतियाँ बालक में पहले से विद्यमान होती हैं। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसमें हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। आगे है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यदि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस कथन के द्वारा समस्या समाधान हेतु प्रेरित करती है तो समस्या समाधान के लिए बालक में आंतरिक प्रेरणा का विकास होगा और वह आसानी से समस्या समाधान में सक्षम हो सकेगा। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो ये हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बालकों को आंतरिक रूप से अध्ययन हेतु उत्प्रेरित करने के लिए शिक्षिका द्वारा बालकों को व्यक्तिगत लक्ष्य दिए जाने चाहिए। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। तो इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। आगे है, इसमें शिक्षक द्वारा विचारोत्तेजन प्रश्न पूछने, विद्यार्थियों के मध्य जागरूक विचार विमर्श आदि बच्चों को कई जानकारियों की खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा। शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास होता है, जिसके लिए शिक्षार्थी विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान करके उनको अध्ययन के प्रति उत्प्रेरित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो ये हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति सापेक्ष अधिगम को शामिल किया जाता है। विद्यालयों द्वारा कुछ ऐसे विशेष विषय क्षेत्र में क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो अन्य लोगों की जीवन प्रक्रिया या अनुभवों द्वारा प्राप्त न की जा सके। अगला प्रश्न है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़े। तो ये हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। विकास किस तरफ होता है? तो सिर से पैर की ओर की तरफ। विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत में यह वर्णित है कि गणित एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। विकास का सिर पदाभिमुखता सिद्धांत कहलाता है कि मानव जात के सभी बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसी तरह बालकों में भाषा का विकास भी क्रमिक रूप से होता है। अगला है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील होता है प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन काल का होता है, क्योंकि इसी काल में बालक दूसरों की भाषा सीखता है तथा शब्द भंडार का निर्माण जैसी
प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। बाल्यकाल में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विभिन्न ऐसे प्रश्नों को पूछता है जिनका उत्तर देना संभव नहीं होता। बाल्यकाल में 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास 1600 शब्द, 4.5 वर्ष की अवस्था में लगभग 2900 शब्द सीखता है। अर्थात उम्र की विभिन्न अवस्थाओं में उसका शब्दकोश बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होगी। तो ये हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण का। आगे है, व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण अत्यधिक प्रभावित करता है। ये दोनों मिलकर ही व्यक्ति के विकास के मार्ग को पुष्ट करते हैं। व्यक्ति जो कुछ सोचता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा गौणवाहक हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। गौण समाजीकरण के माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। गौण समाजीकरण के वाहकों में विद्यालय, पास पड़ोस, खेल के मैदान आदि को शामिल किया जाता है। प्राथमिक समाजीकरण में मुख्य वाहक परिवार तथा मित्र होते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो ये हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की बिना समझ से परे है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि केवल अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती। इनकी दृष्टि से संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। अगला है, यदि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदारी रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। आगे है, इसमें कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक से सही और गलत पक्ष के द्वारा चिंतन के द्वारा निर्णय करता है। कोहल वर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन वह अवस्था है जिसमें बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बालक पर उस पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जिस पर्यावरण में वह रहता है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के अंतर्गत शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज को शामिल किया जाता है। बालक पर्यावरण के माध्यम से नवीन जानकारियों को आत्मसात करता है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीम निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा समावेशन और समायोजन के रूप में। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है तथा जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अगला है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो
खोज को प्रोत्साहन देता है। आगे है, सक्रिय सहयोग और क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है कि पाठ के विकास में बच्चों का सहयोग किया जाएगा जिससे कि वे क्रियाशील व खोजी प्रवृत्ति को सीखें। शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बना सकता है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। आगे है इसमें, हावर्ड गार्डनर द्वारा वर्ष 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है जिसमें शामिल है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि तथा नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। शिक्षक को विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाते समय बहुबुद्धि सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, ये रहा अगला। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसका व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। प्रश्न में लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तीसरा प्रश्न है, लिंग है, तो ये हो जाएगा सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना है। लैंगिक असमानताओं का आधार स्त्री और पुरुष ही जैविक संरचना ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। ये वीडियो मैं यहीं तक रहने देती हूँ। अगले पेपर को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।